दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 16 नवंबर तक पूरा चुनावी कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पहले चरण के लिए जो 6 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके लिए 17 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख तय की गई है, जबकि दूसरे चरण में होने वाले 11 नवंबर के वोटिंग के लिए 20 अक्टूबर तक जो नामांकन की तारीख तय की गई है। इस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज से ही वहां चुनावी आचार संहिता लागू हो गया है। अब चुनावी दल की तरफ से यानी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने तरफ से इस चुनाव में कैसे वोट हासिल किया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। यानी आज के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम तरह की सभाएं, जनसभाएं और भाषणबाजी का दौर आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान तमाम तरह के वादे किए जाएंगे, तमाम तरह की बातें किए जाएंगे और जो सत्ता दल के नेता हैं वो अपने शासनकाल में किन वादों को पूरा किया गया उसका जिक्र करेंगे और उसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर विपक्ष की दल जो है, जैसे कांग्रेस राजद की तरफ वोट चला जाता है और उनके हाथ में सत्ता आती है, तो इससे बिहार को क्या नुकसान हो सकता है। ये तमाम बातें आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई, इस दौरान जब कई पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जो बिहार में एसआईआर लागू किया गया था, इस दौरान ये कहा जा रहा था तमाम राजनीतिक जो सत्ता दल के जो राजनीतिक दल है, खास करके भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से जो ये दावे किए जा रहे थे कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, उसकी वजह से एसआईआर जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो कितने घुसपैठिए मिले हैं जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन इस सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों को अनसुना कर दिया था, उसके जवाब नहीं दिए थे। इस बार के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घुसपैठिए वाले मामले थे या उससे जुड़े जो सवाल थे, उसे उन्होंने खारिज कर दिया या समझ लीजिए कि अनसुना कर दिया। लेकिन चंद रोज पहले ही जब पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो उन्होंने बिहार में राजद और कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि जो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं या उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी घुसपैठियों को यहां रहने नहीं दिया जाएगा या बचाने नहीं दिया जाएगा। इस देश में देश का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री भरे मंच से ये कह रहे थे कि घुसपैठियों को बचाने वाले या घुसपैठियों को समर्थन देने वाले लोग यहाँ मौजूद है, तो सवाल ये उठता है कि जब एसआईआर जैसे कार्यक्रम चलाए गए चुनाव आयोग की तरफ से, जो इतना विवादों में रहा, तो आखिर कितने घुसपैठिए चुनाव आयोग की नजर में मिले हैं, उसकी जानकारी आखिर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से जब इसका जवाब नहीं दिया गया और अभी तक इस तरह का कोई लिस्ट सामने नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग को कोई घुसपैठिया नहीं मिला। तो क्या प्रधानमंत्री आने वाली सभाओं में जब वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चुनावी प्रचार के दौरान वो बिहार के जो लोग हैं उसे लुभाने की कोशिश करेंगे, इस दौरान वो घुसपैठिए का मुद्दा नहीं उठाएंगे? इस दौरान घुसपैठिए का भी मुद्दा उठेगा, लव जिहाद का भी मुद्दा उठेगा और जिहादी लोगों का भी मुद्दा उठेगा और सनातन धर्म का भी मुद्दा उठेगा। ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। इस हाल के दिनों में अगर तमाम नेताओं के आपने बयान देखे होंगे, तो आपको ऐसा एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा कि जैसे ही बिहार चुनाव करीब आया, वैसे ही नेताओं के बोल बदलने लगे हैं। किस तरह से जो सम्राट चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि बंगाल के रास्ते जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं,
यानी बिहार चुनाव को तो साधने की कोशिश की ही जा रही है। इसके बाद होने वाले बंगाल चुनाव पे भी नजर है और उसके नजरिए से बंगाल को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से नीतीश राणे जो महाराष्ट्र के नेता है, उन्होंने अब अपने पुराने अंदाज में बयानबाजी शुरू कर दिया है और एक अल्पसंख्यक वर्ग को खास तौर पे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव का असर अब महाराष्ट्र में भी होने लगा है। इसी तरह की बयानबाजी आपको अगले 1 महीने तक सुनाई देगी। तमाम तरह के वादे सुनाई पड़ेंगे, तमाम तरह की बातें सुनाई पड़ेगी और यह बताया जाएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पे तेजी से दौड़ाया है। उसी बिहार में जहां पिछले 3 सालों में 27 पुल गिर चुके हैं, वो पुल जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले बने थे, उन पुलों के गिरने की कहानी बिहार से ही सामने आई थी। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो लंबे समय से बंद पड़ी है। बिहार में आप अगर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देख ले, झुग्गी झोपड़ियों को देख ले, वहाँ के कचरे की स्थिति को देख ले या सड़कों की हालत को देख ले, पटना जैसे सिटी में जो स्टेशन के पास के एरिया है वहाँ की सड़कों की हालत देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की हालत क्या है और बिहार में विकास की कौन सी गंगा बह रही है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से यहाँ सत्ता संभाले हुए हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा भर है, क्योंकि नीतीश कुमार ना किसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, ना ही किसी तरह के मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, ना ही किसी तरह की बात करते हैं। वो जब भी मौका लगता है प्रधानमंत्री के साथ या जेडीयू के किसी दूसरे नेता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते आपको नजर आएंगे, लेकिन कहीं पर भी वो किसी भी तरह का इंटरव्यू देते नजर नहीं आएंगे। और इस दौरान कई मौके ऐसे आए जब उनकी हरकतें या उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य है उनका वो पूरी तरह से फिट नहीं है, वो पूरी तरह से फिट नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनके तमाम नेता जो विपक्ष में रहने के दौरान, यानी जब राजद और जेडीयू की सत्ता थी, उस समय नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पे सवाल खड़े किए जाते थे। लेकिन जब आज नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है, वो स्वस्थ रूप से ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से फिट नहीं है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस पर सवाल नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस चुनाव के दौरान पिछले 2-3 सालों से वो बिहार में काम कर रहे हैं और गांव-गांव का दौरा करके अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कई बड़े-बड़े बयान दिए हैं, जिन बयानों को लेकर भी कई बार सवाल उठे। उन्होंने एक बार तो ऐसा बयान दिया कि अगर उन्हें जो बहुमत का आंकड़ा भी मिलता है, इस पर भी उन्हें अफसोस होगा, क्योंकि वो भी आंकड़ा उनके लिए कम होगा। यानी वो बड़े दावे कर चुके हैं। ऐसे में चुनाव में उनकी स्थिति, उनके पार्टी की स्थिति क्या रहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस चुनाव में चुनाव आयोग की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि इसी चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा के दौरान जिस तरह से बिहार की सड़कों पे तमाम तरह के नागरिक, अलग अलग वर्गों के लोग उनके साथ एकजुट हुए नजर आए, उसके बाद ये लगा कि बिहार में बहुत कुछ ऐसा है जो अब बदलने वाला है। और इस दौरान जिस तरह से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हुए, जिस तरह से चुनाव आयोग पे पक्षपात करने का आरोप लगा और जिस तरह से चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और तालमेल का अभाव नजर आया, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में सही तौर पे जो चुनाव आयोग है उसकी अग्नि परीक्षा होनी है कि वो पारदर्शी है या नहीं है, या उसकी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से शुद्ध है, या राहुल गांधी जिस तरह का आरोप लगा रहे थे उसमें कोई दम है। ये तमाम बातें हैं। तीसरी तरफ अगर चल जाए तो राजद की स्थिति को भी देखना जरूरी है, क्योंकि राजद परिवार में खुद ही अंदर खाने बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद के जो बड़े बेटे हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और इस चुनाव में भी वो अपना भाग आजमाएंगे। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है लालू यादव की, उन्हें लेकर भी परिवार में विवाद चल रहा है। इसी बीच ये चुनाव होना है। ऐसे में तेजस्वी यादव वोटरों के बीच जाकर
अपना किस तरह का वर्चस्व बचाए रख पाते हैं और किस तरह से वोटरों को अपने साथ जोड़े रख पाते हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान पहले तो एनडीए के साथ ज्यादा डीलिंग करते नजर नहीं आए, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि चिराग पासवान अधिक सीटें पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। वो पहले से ही 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन जो पार्टी है उन्हें 40 सीटें देने के लिए तैयार नहीं, वो 20 सीटें देने के लिए तैयार है। जबकि चिराग पासवान का जो अपना जनाधार है वो पिछले 5 सालों में काफी बढ़ा है और इसी आधार पे वो अधिक सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान जो पहली बार बिहार चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और खुलकर बिहार चुनाव में भाग ले रहे हैं, ऐसे में उनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है। इन तमाम परिचर्चाओं के बीच 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग के बाद 14 नवंबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन पर चाचा नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी यादव के बीच जो टकराव होगा और उसमें कौन जीत कर निकलता है, उसके बाद ही बिहार की विकास का रास्ता तय होगा। क्या नीतीश कुमार के एक सर पर एक बार फिर से ताज सजेगा या तेजस्वी यादव कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल रहेंगे और राहुल गांधी इस दौरान कहां नजर आएंगे, उनकी क्या भूमिका रहेगी और उनकी पार्टी वोट चोरी का जो मुद्दा उठाकर आगे बढ़ी है वो कितनी सीटें हासिल कर पाती है और प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या कमाल कर पाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब 14 नवंबर को मिल जाएगा। लेकिन अगले 1 महीने तक बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई नजर आ सकती है। इस दौरान तमाम तरह के वादे किए जाएंगे, तमाम उन वादों को गिनाया जाएगा जो पहले किए गए थे और तमाम वो बातें गिनाई जाएंगी जो सत्ता पार्टी की तरफ से की गई है और जिन वादों को लेकर पार्टियां आगे बढ़ना चाहती है उसकी याद भी कराई जाएगी। इन सारी चीजों के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अगले 1 महीने वादों की बारिश होगी, पुरानी यादों की बारिश होगी और नए वादों की भी बारिश होगी। तब तक के लिए नमस्कार।